कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास मुगल कालीन साहित्य और कला पर ये कुछ नोट्स हैं। अब पहली नज़र में ये शायद थोड़े सूखे लग सकते हैं ना, बस नाम, तथ्य और किताबों की एक लंबी लिस्ट। बिल्कुल। लेकिन आज हम इन नोट्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इनके पीछे की कहानी को समझेंगे। ये कहानी है कि कैसे मुगलों ने कलम को भी तलवार जितना ही शक्तिशाली बनाया। सही बात है। कैसे उन्होंने किताबों का इस्तेमाल किया एक बहुत बड़े, एक अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को जोड़ने के लिए, अपनी एक खास पहचान बनाने के लिए। हाँ, ये सिर्फ कवि और उनकी कविताओं की लिस्ट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि एक साम्राज्य मतलब वो खुद को कैसे देखता था और दुनिया को क्या दिखाना चाहता था। अच्छा। अकबर के अनुवादों से लेकर दारा शिकोह की जो फिलोसॉफिकल खोज थी, हर किताब के पीछे एक मकसद था, एक सोच थी। आज हम उसी सोच को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उस दौर से शुरू करते हैं जहां इस सब की नींव रखी गई, अकबर का अनुवाद विभाग। नोट्स में पहली ही लाइन है कि अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की तथा फैजी को अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया। सुनने में तो ये एक साधारण सरकारी विभाग जैसा लगता है, पर ये था क्या? सिर्फ किताबों को ट्रांसलेट करने वाली एक फैक्ट्री? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। आप इसे एक तरह से अकबर की इंटेलिजेंस एजेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए। अच्छा। सोचिए, आप एक ऐसे देश पर शासन कर रहे हैं जहाँ की ज्यादातर प्रजा एक अलग धर्म, एक अलग संस्कृति को मानती है, तो उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनके ग्रंथों को पढ़ना, उनकी कहानियों को जानना। बिल्कुल। तो ये विभाग सिर्फ शौक के लिए नहीं था, ये शासन करने की एक जरूरत थी। और फैजी जैसे बड़े विद्वान को इसका हेड बनाकर अकबर ने ये संदेश दिया कि देखो, ये काम बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है, कुरान का अरबी से फारसी अनुवाद सर्वप्रथम अकबर के काल में हुआ। ये थोड़ा हैरान करता है। एक मुस्लिम शासक के लिए कुरान का अनुवाद करवाना ये इतना अनोखा क्यों था? अनोखा इसलिए था क्योंकि उस समय एक धारणा थी कि कुरान का जो असली रूप है वो सिर्फ अरबी में ही समझा जा सकता है। उसका अनुवाद मतलब उसकी पवित्रता को कम कर सकता है। लेकिन अकबर का मकसद था ज्ञान को दरबार की भाषा यानी फारसी में लाना। वो चाहता था कि उसके दरबारी, उसके अधिकारी जो शायद अरबी न जानते हों, वे भी इस्लाम के मूल सिद्धांतों को सीधे समझें, किसी की व्याख्या पर निर्भर न रहें। मतलब ज्ञान को कुछ खास लोगों के हाथों से निकालकर ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश। हाँ, बिल्कुल। और ये कोशिश सिर्फ इस्लामी ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगला पॉइंट है, जो एग्जाम में अक्सर आता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से हुआ, जिसका मतलब है युद्धों की पुस्तक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत तो हिंदू धर्म का एक आधार ग्रंथ है। इसे मुस्लिम दरबार की भाषा में अनुवाद करवाना, क्या उस दौर में ये एक विवादास्पद कदम नहीं था? बिल्कुल था, और इसीलिए ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। इसे पूरा करने के लिए एक पूरी टीम लगी थी। जैसा कि नोट्स बताते हैं, नकीब खां के निर्देशन में मुल्ला शेरी, शेख सुल्तान थानवी। अच्छा, पूरी टीम थी? हाँ, ये एक टीम एफर्ट था, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल और संवेदनशील था। बदायूनी जैसे कुछ कट्टरपंथी अनुवादक ने तो अपनी डायरी में लिखा भी है कि उन्हें ये काम करने में कितनी नफरत हो रही थी, पर बादशाह का हुक्म था। लेकिन अकबर का विजन साफ था। वो चाहता था कि फारसी जानने वाली दुनिया भारत के सबसे बड़े महाकाव्य को समझे। और इसका नाम रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखना, ये भी दिलचस्प है। क्या ये महाभारत के आध्यात्मिक पहलू को कम करके उसे सिर्फ एक युद्ध की कहानी बताने जैसा नहीं था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नाम रज़्मनामा और इसके प्रस्तावना जो नोट्स के मुताबिक अबुल फजल ने लिखी, ये दिखाता है कि इसे किस नजरिए से पेश किया जा रहा था। अच्छा। अबुल फजल अकबर के सबसे बड़े विचारक थे। उन्होंने इसे एक ऐसी किताब के तौर पर पेश किया जिसमें शासन, नैतिकता, युद्ध की रणनीतियां, इन सब की सीख है, जो एक बादशाह के लिए बहुत काम की चीज है। मतलब महाभारत को एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ एक राजनीतिक ग्रंथ के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल। महाभारत के बाद फिर रामायण की भी बारी आई। नोट्स में है, रामायण का फारसी में अनुवाद दराबनामा बदायूनी फैजी ने किया। तो ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन फिर एक ऐसी किताब का नाम आता है जो इन महाकाव्यों से एकदम अलग है, पंचतंत्र, जिसका अनुवाद हुआ अनवार-ए-सोहेली नाम से। और ये किया अबुल फजल ने। तो महाकाव्यों और उपनिषदों के बीच जानवरों की कहानियों वाली ये किताब क्यों? इसमें भी एक कौन धागा था।
पंचतंत्र सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं है, ये मिरर्स फॉर प्रिंसेस यानी शासकों के लिए आईना कही जाने वाली एक परंपरा का हिस्सा है। अच्छा। ये जानवरों की कहानियों के जरिए राजा को कूटनीति, अच्छा शासन और सही गलत की पहचान सिखाती है। इसीलिए ये मुगल काल में इतनी लोकप्रिय हुई। नोट्स की अगली लाइन कहती है, सर्वाधिक बार अनुवाद किया जाने वाली रचना। हाँ, ये तो मजेदार फैक्ट है। इसका बार बार अनुवाद होना यही दिखाता है कि हर बादशाह और शहजादा इसे पढ़ना चाहता था। ये उनके लिए एक तरह की गाइड बुक फॉर रूलर्स थी। कमाल है। मतलब हर अनुवाद के पीछे एक खास मकसद छिपा था। और इस सिलसिले की शायद सबसे ऊंची चोटी ये आखिरी पॉइंट है, उपनिषद सिर्र अकबर दाराशिको। हाँ, ये अकबर के समय में नहीं, बल्कि शाहजहां के बेटे दाराशिको ने किया। सिर्र अकबर यानी सबसे बड़ा रहस्य। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं था, ये दाराशिकोह की जिंदगी का मिशन था। वो एक शहजादा होने के साथ साथ एक सूफी और दार्शनिक था। उसका मानना था कि हिंदू धर्म के उपनिषदों और इस्लाम के सूफीवाद की जड़ें एक ही हैं। वो उस सबसे बड़े रहस्य को खोजना चाहता था जो उसके हिसाब से दोनों धर्मों का सार था। सिर्र अकबर उसकी इसी खोज का नतीजा था। तो ये मुगल काल की मिलीजुली संस्कृति का शिखर था। बिल्कुल, जहां एक मुगल शहजादा हिंदू दर्शन में ईश्वर को खोज रहा था। तो हमने देखा कि कैसे फारसी दरबार में संस्कृत और अरबी से ज्ञान लाया जा रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लेन देन एक तरफा था? जिस समय दरबार में ये सब चल रहा था, उस समय आम लोगों की भाषाओं जैसे हिंदी में क्या हो रहा था? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें अगले सेक्शन में मिलता है। नोट्स की पहली लाइन है, अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल, गोल्डन एज। हाँ, ये शब्द स्वर्ण काल बहुत बड़ा है। इसका कारण ये था कि उस दौर में साहित्य सिर्फ दरबार की जागीर नहीं था। दरबार के बाहर भी मतलब रचनात्मक ऊर्जा का एक विस्फोट हो रहा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुलसीदास, जिनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। क्या तुलसीदास का अकबर के दरबार से कोई लेना देना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात इस दौर को खास बनाती है। तुलसीदास वाराणसी में बैठकर अवधी में रामचरितमानस लिख रहे थे, जो आज करोड़ों लोगों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है। वो किसी बादशाह के संरक्षण के मोहताज नहीं थे। उसी समय आगरा के पास सूरदास ब्रज भाषा में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जैसी रचनाओं से कृष्ण भक्ति की लहर फैला रहे थे। ये दोनों कवि अपने आप में एक संस्था थे। तो एक तरफ दरबारी साहित्य था और दूसरी तरफ ये भक्ति साहित्य जो लोगों के बीच फल फूल रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। हाँ, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना। सही। वो अकबर के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक थे, लेकिन उनकी पहचान एक महान हिंदी कवि के रूप में भी है। उनकी रहीम सतसई, बरवई नायका भेद, श्रृंगार सोरठ जैसी रचनाएं कमाल की हैं। रहीम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो एक तुर्क थे, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे, एक योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अपनी कविता के लिए हिंदी मतलब ब्रज भाषा को चुना। और उनके दोहे तो आज भी हम पढ़ते हैं। बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि उस दौर की पहचान कितनी बहुआयामी थी। इसी तरह अकबर के नवरत्न बीरबल को कबीराज की उपाधि मिली थी और वो भी ब्रज भाषा में लिखते थे। तो अकबर का दौर तो वाकई एक स्वर्णकाल लगता है। लेकिन क्या यह साहित्यिक माहौल उसके बाद भी वैसा ही बना रहा? जहांगीर के समय में क्या हुआ? नोट्स में केशवदास का नाम आता है, जिन्हें जहांगीर के समय का श्रेष्ठ कवि कहा गया है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है। अगली लाइन बताती है कि केशवदास वीर सिंह बुंदेला के दरबार में थे। अच्छा, वो सीधे जहांगीर के दरबारी कवि नहीं थे? नहीं, वो ओरछा के राजा के दरबार में थे। इससे पता चलता है कि अब साहित्यिक केंद्र सिर्फ आगरा या दिल्ली नहीं थे, बल्कि क्षेत्रीय राजधानियां भी महत्वपूर्ण हो रही थीं। और केशवदास की रचनाओं जैसे जहांगीर चंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया में पंडित्य और अलंकार बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा कि उन्हें एक अजीब सी उपाधि मिल गई। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो इतना मुश्किल लिखते थे, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए इतने अलंकारों और श्लेषों का इस्तेमाल करते थे कि आम आदमी के लिए उनकी कविता को समझना लगभग नामुमकिन था। अच्छा। उन्हें पढ़कर लगता था कि कोई कवि नहीं बल्कि कठिन काव्य का कोई भूत लिख रहा है। वाह।
ये उस दौर के एक नए ट्रेंड की शुरुआत थी, जहां कविता का मकसद भाव से ज्यादा कला का प्रदर्शन बन रहा था। और ये ट्रेंड शाहजहां के समय में और भी मजबूत हुआ होगा। नोट्स कहते हैं शाहजहां का काल हिंदी साहित्य का रीति काल था। ये रीति काल क्या है? रीति का मतलब है नियम या परंपरा। इस काल के कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर कविता लिखना शुरू किया। कविता का विषय अक्सर श्रृंगार यानी प्रेम और सौंदर्य होता था, और उसे कहने का तरीका बहुत सजा सजाया और अलंकृत होता था। इस दौर के सबसे बड़े सितारे थे बिहारी। उनकी बिहारी सतसई गागर में सागर भरने के लिए मशहूर है। वो अपने एक दोहे में पूरी कहानी कह देते थे। तो हम देख रहे हैं कि साहित्य का मिजाज बदल रहा था। अकबर के दौर की विविधता से अब हम शाहजहां के दौर की कलात्मकता और श्रृंगार पर आ गए हैं। लेकिन औरंगजेब के समय में क्या हुआ? नोट्स में सिर्फ 2 नाम है, इंद्रजीत त्रिपाठी, सामंत। ऐसा क्यों? देखिए, औरंगजेब की प्राथमिकताएं अलग थीं। उसकी दिलचस्पी साहित्य और कला से ज्यादा धर्म और साम्राज्य विस्तार में थी। शाही संरक्षण कम होने के कारण कई कवि और कलाकार दिल्ली छोड़कर क्षेत्रीय शासकों के पास चले गए। अच्छा। इसलिए हमें शाही दरबार में बड़े कवियों के नाम कम मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कविता लिखनी बंद हो गई थी, बस उसका केंद्र बदल गया था। ये तो हुई हिंदी की बात। अब वापस अकबर के दौर में चलते हैं और देखते हैं कि संस्कृत साहित्य की क्या स्थिति थी। नोट्स में पहला नाम है कृष्णदास, जो ओडिशा से अकबर के दरबार में आए। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, कि ओडिशा से एक विद्वान मुगल दरबार तक पहुंचता है। बिल्कुल। और उन्होंने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उन्होंने सर्वप्रथम फारसी संस्कृत का शब्दकोश फारसी प्रकाश नाम से तैयार किया। एक डिक्शनरी? हाँ, ये सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं थी, ये 2 संस्कृतियों के बीच एक पुल था। इससे संस्कृत के पंडित फारसी सीख सकते थे और फारसी जानने वाले दरबारी संस्कृत के ग्रंथों को समझ सकते थे। ये उस दौर की बौद्धिक जिज्ञासा को दिखाता है। और ये संवाद सिर्फ एक तरफा नहीं था। हमने देखा कि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हो रहा था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अकबरनामा का संस्कृत अनुवाद भी हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे दरभंगा के ठाकुर महेश दास ने सर्वदेश वृत्तांत संग्रह नाम से लिखा। इसका मतलब है कि मुगल अपने इतिहास को सिर्फ अपनी भाषा में नहीं, बल्कि इस देश की शास्त्रीय भाषा संस्कृत में भी दर्ज करवाना चाहते थे। वो खुद को भारतीय इतिहास की एक कड़ी के रूप में देख रहे थे। बिल्कुल। अकबर के दरबार में उपाधियां भी खूब मिलती थी। जैसे गोविंद भट्ट को अकबर ने कालिदास की उपाधि दी। किसी को कालिदास कह देना तो बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अकबर और उसके सलाहकार भारतीय साहित्यिक परंपरा की कितनी गहरी समझ रखते थे और उसका कितना सम्मान करते थे। अब चलिए इसी साहित्यिक परंपरा को शाहजहां के दौर में देखते हैं। हाँ, जो सिर्फ इमारतों के लिए नहीं बल्कि अपने दरबारी विद्वानों के लिए भी जाना जाता था। सही। शाहजहां के दरबार में एक बड़ा नाम था पंडित जगन्नाथ, जो संस्कृत के महान कवि थे। और दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने बादशाह नामा लिखी, ने उन्हें कवियों का राजा कहा। यही उस मिली जुली संस्कृति का सार है। एक फारसी इतिहासकार एक संस्कृत कवि को ये उपाधि दे रहा है। पंडित जगन्नाथ की रचनाएं गंगा लहरी और रस गंगाधर आज भी संस्कृत साहित्य की अनमोल धरोहर है। लेकिन शाहजहां के दरबार में विद्वानों का असर सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था। उनका असर बादशाह के फैसलों पर भी होता था। हाँ, ये पॉइंट तो वाकई कमाल का है। शाहजहां ने कविंद्र आचार्य के प्रभाव में आकर बनारस व प्रयाग में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, है ना? एक कवि के कहने पर एक बादशाह ने टैक्स खत्म कर दिया। ये तो आज के जमाने में भी सोचना मुश्किल है। ये दिखाता है कि एक शासक और एक विद्वान का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। ये सिर्फ संरक्षण देने और लेने का रिश्ता नहीं था, बल्कि सलाह और सम्मान का रिश्ता था। इससे शाहजहां की एक अलग ही छवि बनती है। सही बात है। सिर्फ ताजमहल बनवाने वाले बादशाह की नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक की जो विद्वानों की सुनता था और अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करता था। अच्छा, साहित्य की विषय वस्तु से हटकर जरा उसके रूप यानी लिखावट पर बात करते हैं। नोट्स में एक पॉइंट है कि अकबर को लेखक की नस्तलिक शैली प्रिय थी। ये नस्तलिक शैली क्या होती है? नस्तलिक फारसी लिखने की एक बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक शैली है। इसमें अक्षर बहुत घुमावदार और लयबद्ध होते हैं। उस दौर में सुलेखन यानी कैलीग्राफी एक बहुत बड़ी कला मानी जाती थी। अच्छा।
किताब का कंटेंट जितना जरूरी होता था, उसकी लिखावट भी उतनी ही जरूरी मानी जाती थी। और अकबर को ये शैली खास तौर पर पसंद थी क्योंकि वो कला का पारखी था। और इस शैली का सबसे बड़ा उस्ताद कौन था? नस्तलिक शैली का प्रमुख लेखक मोहो हुसैन कश्मीर था। हाँ, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को इस शैली का जादूगर माना जाता था। उनकी लिखावट इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी कि जैसा कि आखिरी पॉइंट कहता है, अकबर ने इसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की। जरी कलम मतलब सोने की कलम? हाँ, सोने की कलम। ये एक सुलेखक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। ये दिखाता है कि अकबर के लिए एक किताब सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि एक कलाकृति भी थी। बहुत खूब। तो हमने इन नोट्स के जरिए देखा कि मुगल काल में साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि वो शक्ति, पहचान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा मैदान था। चलिए अब परीक्षा के लिए इन सब बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। जरूर। क्विक रिवीजन। अनुवाद विभाग अकबर ने बनाया, अध्यक्ष थे फैजी। मकसद था साम्राज्य को समझना और जोड़ना। महाभारत का फारसी अनुवाद। नाम रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक। नामकरण और प्रस्तावना की अबुल फजल ने। उपनिषद का अनुवाद। नाम सिरर अकबर, सबसे बड़ा रहस्य। अनुवादक थे दारा शिकोह। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। अकबर का काल। अकबर के समय के प्रमुख कवि। तुलसीदास, रामचरितमानस, सूरदास, सूरसागर और अब्दुर रहीम खान खाना, रहीम सतसई। कठिन काव्य का प्रेत। ये उपाधि केशव दास की है, जो जहांगीर के समकालीन थे। शाहजहां का काल। हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहलाता है। प्रमुख कवि बिहारी, उनकी बिहारी सतसई के लिए फारसी संस्कृत शब्दकोश। नाम था फारसी प्रकाश, और इसे बनाया था कृष्णदास ने अकबर के काल में। शाहजहां के दरबार में कवियों का राजा किसे कहा गया? ये उपाधि पंडित जगन्नाथ को मिली थी। उनकी रचनाएं हैं रस गंगाधर और गंगा लहरी। तीर्थ यात्रा कर किसने हटाया? शाहजहां ने कवींद्र आचार्य के कहने पर बनारस और प्रयाग से। और जरी कलम उपाधि? ये उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को मिली, जो नस्तलिक शैली के उस्ताद थे, और ये अकबर ने दी थी। तो ये थे मुगल कालीन साहित्य से जुड़े सबसे जरूरी पॉइंट्स जिन्हें याद रखना है। हमने देखा कि कैसे अकबर ने अनुवाद के जरिए एक मिलीजुली संस्कृति की नींव डाली, जहां हिंदी, संस्कृत और फारसी एक साथ फल फूल रही थीं। और एक बात सोचने वाली है, हमने दारा शिकोह की बात की, जिसने उपनिषदों का अनुवाद किया और एक साझा आध्यात्मिक जमीन खोजने की कोशिश की। इतिहास में उसे एक असफल शहजादे के रूप में याद किया जाता है, जो बादशाह नहीं बन सका। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि आज सदियों बाद हम उसके भाई औरंगजेब को उसकी जीतों के लिए कम और दारा शिकोह को उसकी किताबों और विचारों के लिए ज्यादा याद करते हैं? सही बात है। शायद असली विरासत तलवार से नहीं, कलम से ही लिखी जाती है। इस पे जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।